अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। और आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को कोरोना वायरस से मुतालिक कानून साजी की हिदायत कर दी। अदालत ने हफ्ता और एतवार को मार्केट्स खोलने का हुक्म वापस ले लिया है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि 30,000 टेस्ट तो ना होने के बराबर हैं। 22 करोड़ के लिए सिर्फ 100 लैब्स मौजूद हैं, ये कैसे मुमकिन है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 4 रुकनी बेंच ने कोरोना वायरस आज खुद नोटिस केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत ने ताहाल कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ की कानून साजी नहीं की। कौमी सतह पर कोई कानून साजी होनी चाहिए जिसका इतलाक पूरे मुल्क पर होगा। मुल्क के तमाम इदारे काम कर सकते हैं तो पार्लियामेंट क्यों नहीं। चीन ने भी वबा से निपटने के लिए फौरी कानून बनाए। अटार्नी जनरल ने बताया कि वफाकी हुकूमत कोरोना तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम कर रही है। SOPs पर अमल दरामद भी यकीनी बनाएगी। सूबों की जानिब से कानून साजी की गई है। वफाकी हुकूमत को भी कानून साजी की तजवीज़ दूंगा। जस्टिस इजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि कोरोना वायरस किसी सूबे में तफरीक नहीं करता और लोगों को मार रहा है। वफाकी हुकूमत को इस मामले पर रहनुमा किरदार अदा करना चाहिए। वो कोरोना से बचाव के लिए कानून साजी करे। आपके पास अब वक्त नहीं रहा। 1 लाख से ज्यादा कोरोना मस्बत केस आ गए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि मौजूदा हालात में लोगों की जिंदगियों को खतरात लाक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अवाम का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा बल्कि कानून बनने और इस पर अमल से होगा। जस्टिस इजाजुल एहसन ने हिदायत की कि डॉक्टर्स को हिफाजती सामान हर हाल में दस्तयाब होना चाहिए। खुदा न खास्ता हिफाजती सामान न होने से कोई नुकसान हुआ तो तलाफी नहीं होगी। तिबी वर्कर्स की हलाकत पर वजीर आला सिर्फ जाकर मुआवजे का ऐलान कर देते हैं। लोगों में भी ताहाल आगाही नहीं आई। ईद के मौके पर उन्होंने SOPs को नजरअंदाज कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि पुलिस वालों को दुकानदारों और खरीदारों से पैसे लेने की इजाजत दे दी गई है। किस तरह से SOPs पर अमल होगा। मुल्क भर पर हमला करने वाले मोहल्ले कोरोना वायरस ने मजीद 2 सियासतदानों पर हमला कर दिया। वजीर रेलवे शेख रशीद और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कोरोना का शिकार हो गए हैं। दोनों रहनुमाओं ने खुद को घर में करंतना कर लिया है। शेख रशीद को बज़ाहिर कोरोना की कोई अलामत नहीं, ताहम वो डॉक्टर्स की हदायत के मुताबिक 2 हफ्ते करंतना में रहेंगे। शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब ने शाहिद खाकान अब्बासी के कोरोना से मुतासर होने की तस्दीक की। शहबाज शरीफ ने शाहिद खाकान अब्बासी के कोरोना पॉजिटिव होने पर इजहार अफसोस किया। उन्होंने कहा कि शाहिद खाकान पार्टी का कीमती सरमाया है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामला अता फरमाए। पाकिस्तान में कोरोना केसेस 1 लाख से बढ़ गए। मजीद 65 अफराद वायरस से जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 2067 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के अदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 22,650 टेस्ट हुए, जबकि 4,728 नए केसेस रिपोर्ट हुए। अब तक मुजमई तौर पर 7,05,833 टेस्ट किए जा चुके हैं। पंजाब में कोरोना के मरीजों की तादाद सबसे ज्यादा 38,903 हो गई है, जबकि अमवात भी दूसरे सूबों से ज्यादा 715 हो गई है। सिंध में कोरोना वायरस के 38,108 मरीज सामने आ गए। 650 कोरोना मरीज जान की बाजी हार चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के मरीजों की तादाद 13,085 हो चुकी है, जबकि अमवात 575 हो गई। कोरोना वायरस के बलोचिस्तान में 6,516 मरीज अब तक रिपोर्ट हुए हैं, जहां 54 अफराद इस मर्ज से इंतकाल कर चुके हैं। विफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में 5,329 कोरोना वायरस के मुतासरा मरीज हैं, जबकि 52 अफराद इस वबा से जान की बाजी हार चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 932 कोरोना वायरस के मरीज सामने आए हैं, जबकि इससे 13 अफराद जाँ बहक हुए हैं। आजाद कश्मीर में कोरोना के अब तक 396 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि इस वायरस से 8 मरीज जाँ बहक हो चुके हैं। कोरोना वायरस के मुल्क में 67,012 मरीज अब भी अस्पतालों, करंतना मराकज और घरों में आइसोलेशन में हैं, जबकि 34,355 मरीज इस बीमारी से सेहतयाब हो चुके हैं। विफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि हुकूमत रवां माह में 1,000 ICU बेड्स यकीनी बनाएगी। सूबों के साथ मिलकर सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। सिंध को 52, KP को 52 और बलूचिस्तान को भी पिछले 1 हफ्ते के अंदर 250 वेंटिलेटर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। उसके अंदर पंजाब को 72, सिंध को 52, KP को 52 और बलूचिस्तान को 20 वेंटिलेटर्स गए थे। उसके अलावा आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद के अंदर भी किया था। आज हमने तफसील से जायज़ा लेने के बाद ये फैसला किया है कि वफाकी हुकूमत जून के महीने के अंदर 1,000 ICU बेड्स जिनके ऊपर ऑक्सीजन अवेलेबल होगी
उसके इजाफे की जिम्मेदारी ले रही है और ये काम हम सूबों की मुशावरत के साथ करेंगे, लेकिन तमाम सूबों के अंदर जो बड़े शहर हैं जहाँ पर ज़्यादा इसकी ज़रूरत है और जहाँ पे अस्पतालों के अंदर दबाव बढ़ रहा है, वहाँ पर जून के महीने के अंदर 1000 ऑक्सीजन वाले बेड्स जो हैं जिनके साथ ऑक्सीजन सप्लाई अवेलेबल होगी, उसकी जिम्मेदारी वफाक ले रही है। कोरोना वायरस से मरीजों की जान बचाते हुए वबा की लपेट में आने वाले तिब्बी अमले की तादाद 3196 हो गई है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे सज्जाद कासमी। मुल्क भर में कोरोना वायरस ने अपने पंजे गाड़ रखे हैं। अब तक इस वायरस ने 1 लाख से ज्यादा शहरियों को अपनी लपेट में ले लिया है, जबकि 2000 से ज्यादा अमवात भी रिपोर्ट हुई हैं। वजारत नेशनल हेल्थ एंड इमरजेंसी सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर समेत तिब्बी अमले के कोरोना वायरस से शहीद होने वाले अफराद। अल्लामा हसन जफर नकवी का भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। अल्लामा हसन जफर नकवी ने खुद को करंतना कर लिया है और आपको बताते चलें कि अल्लामा हसन जफर नकवी की आवाम से दुआए सेहत की अपील सामने आई है। अल्लामा हसन जफर नकवी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। अल्लामा हसन जफर नकवी मारूफ दीनी स्कॉलर हैं और कराची से ताल्लुक रखते हैं। उनका यह कहना है कि दुआए सेहत करें आवाम उनके लिए, और उन्होंने खुद को करंतना कर लिया है। इस पर अमल दरामद न करने पर क्रैकडाउन किया गया। 50% से ज्यादा दुकानदारों ने खुद मास्क पहन रखे हैं और ना ही ग्राहकों को तलकीन कर रहे हैं। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं वकार हुसैन। वकार, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, लाहौर के बाज़ारों में बकायदा तौर पर शॉपिंग जारी है और शहरियों की बड़ी तादाद हम देख रहे हैं कि वो अपने घरों से निकल रही है और हमें शॉपिंग करती हुई दिखाई दे रही है। मैं इस वक्त इचरा बाज़ार में मौजूद हूँ, लेकिन बदकिस्मती से इचरा बाज़ार में 50% से ज़ायद दुकानदार ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर SOPs को फॉलो नहीं कर रहे और ना ही जो ख़रीदार आते हैं उनको बकायदा तौर पर मास्क पहनने की तलकीन करते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बकायदा तौर पर हमें यहाँ ख़रीदार दिखाई दे रहे हैं जो मास्क जिन्होंने नहीं पहने हुए, और जब वो दुकान पर जाते हैं ना ही उन्हें हैंड सैनिटाइज़र तक दिए जाते हैं और ना ही उन्हें ये कहा जाता है कि आप मास्क पहनकर दुकानों का रुख करें। और ज़्यादातर दुकानदार ऐसे हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहने हुए, लेकिन जैसे ही हमारी सच TV की टीम यहाँ पहुँची है तो कैमरे को देख के बकायदा तौर पर उन्होंने मास्क को पहनना शुरू कर दिया। और ज़िले अफसरान की जानिब से भी इचरा बाज़ार में क्रैकडाउन किया गया है और 14 से ज़ायद दुकानदार ऐसे हैं जिन्हें बकायदा तौर पर जुर्माने किए गए हैं और उनकी दुकानों को भी बकायदा तौर पर सील कर दिया गया है। और ज़िले अफसरान का ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो SOPs ताजिर बरादरी को दी गई है वो उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करवाएंगे। इसलिए ताजिरों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जो हुकूमत की जानिब से SOPs दिए गए हैं उनको मुकम्मल तौर पर फॉलो करें, ताकि हमारे मुल्क से जो कोरोना वायरस है इसकी जो वबा है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सके। जी बहुत शुक्रिया वकार हुसैन। कोरोना फैलाव और इसके बायस खतरात के पेश नज़र मुल्क भर में हिफाजती इंतजामात पर अमल दरामद कराने के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। हुकूमत की जानिब से समाजी फासलों, मास्क के इस्तेमाल समेत दीगर SOPs पर अमल के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं जो शहरियों पर नजर रखे हुए हैं और किसी भी कोताही पर कोई उज़्र कबूल नहीं किया जाता। अवामी मकामात, मार्केट्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सनती सेक्टर में कोरोना SOPs का इत्तलाक यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन तदाबीर अख्तियार की जा रही हैं। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर बलोचिस्तान में 128 दुकानें सील की गईं, 57 गाड़ियां बंद की गईं या जुर्माने किए गए। पंजाब में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 792 दुकानें, 4 सनती यूनिट सील, जबकि 610 गाड़ियां बंद कर दी गईं। बलोचिस्तान में SOPs की 294 खिलाफ वर्जियाँ रिपोर्ट हुईं। SOPs पर अमल दरामद न करने पर 128 दुकानें सील कर दी गईं। 57 पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों को जुर्माना, आर्जी तौर पर बंद और तंबीह की गई। सिंध में कोरोना SOPs पर अमल दरामद न करने पर दुकानदारों और ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। KPK में SOPs की 406 खिलाफ वर्जियाँ रिपोर्ट हुई, 2 दुकानों और 22 ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई हुई। KPK में 1241 अफराद को SOPs की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना किया गया। गिलगित बल्तिस्तान में खिलाफ वर्जी के 153 केसेस रिपोर्ट हुए, 43 दुकानों और 47 गाड़ियों को जुर्माना किया गया। इस्लामाबाद में SOPs की खिलाफ वर्जी की 44 शिकायत मसूल हुई, 23 दुकानों, 2 फैक्ट्रियों और 11 गाड़ियों को जुर्माना और सील किया गया। आज़ाद कश्मीर में SOPs की खिलाफ वर्जी के 379 केस सामने आए, 55 दुकानों और 87 गाड़ियों को जुर्माना और सील किया गया। बलूचिस्तान में आज से सूबा भर में 18 नकाती SOP से मशरूत पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुल गई है। ताहम बैनुल सूबाई और बैनुल अज़ला पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एहतियाती तदाबीर का ताहाल कोई ख्याल नहीं रखा गया है।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुसाफिरों का मास्क पहनना और डिसइंफेक्शन स्प्रे करना लाजिम करार दिया गया है, मगर ट्रांसपोर्टर्स ने आज SOPs का कोई ख्याल नहीं रखा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अक्सर गाड़ियों में न सिर्फ सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल किया गया बल्कि अक्सर बसों, वैगनों और दीगर गाड़ियों में ऐसे अफराद को भी सफर करने की इजाजत दी जा रही है जिन्होंने मास्क नहीं पहन रखे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुसाफिरों की स्क्रीनिंग का अमल ताहाल शुरू नहीं किया जा सका, जिसके बायस कोरोना वायरस के केसेस में गैर मामूली इजाफे का खदशा जाहिर किया गया है। कराची में गिरने वाली इमारत के मलबे से खवातीन समेत 6 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। मजीद जानते हैं अब्दुल कदीर राना से। जी अब्दुल कदीर राना, लाशें निकालने का अमल जारी है? जो हमारा राब्ता बहाल होता है हम मजीद जानेंगे। आपको बताते चलें, लियारी खड्डा मार्केट कराची में इमारत का मलबा हटाने का काम जारी है। इमारत के मलबे से खवातीन समेत 6 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं, ऐसा कहना है पुलिस का। पुलिस के मुताबिक जो नाम सामने आए हैं जिनकी लाशें निकाली गई हैं उनमें जमीला, बानो, सलमा, अनवर, फहीम और शिराज हैं। लाशों में अब तक एक लाश की शनाख्त नहीं हो सकी है, ऐसा कहना है पुलिस का। इस हवाले से मजीद जानते हैं अब्दुल कदीर राना से। जी अब्दुल कदीर राना, लाशें निकालने का अमल जारी है? जी बिल्कुल, जो गिरने वाली इमारत है उसके मलबे से जो है अब ये कोशिश ये की जा रही है पहले मरहले में कि जो लोग इसके अंदर दबे होने का खदशा है उनको जो है किसी तरह से बाहर निकाला जाए, क्योंकि अभी काफी वक्त गुजर गया है और अब तक जो है पुलिस के मुताबिक तकरीबन 6 अफराद की जो मैयतें हैं इस मलबे से निकाली जा चुकी हैं और जिनमें 2 खवातीन भी शामिल हैं। एक खातून की शनाख्त नहीं हो सकी है और बाकी जो है जो मर्द हजरात हैं उनकी जो है वो शनाख्त कर ली गई है और वहाँ पर जो है पाक फौज के जवान जो हैं उनकी पूरी टीम मौजूद है। इसके अलावा पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के जो है जवान वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा दीगर रेस्क्यू इदारे हैं और सरकारी इदारे हैं। तमाम की तमाम टीमें जो है वो उनकी सबकी कोशिश यही है कि मर्द से जो है पहले मरहले में ये जो दबे हुए अफराद हैं उनको किसी तरह से जो है वो रेस्क्यू किया जाए, फिर जो है भरपूर तरीके से जो हैवी मशीनरी है उसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ वहाँ से जो है मलबा हटाया जाए। लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल एहतियात से काम किया जा रहा है, इस वजह से थोड़ा सा स्लो है और मलबा उठाने का काम भी जो है वो शुरू कर दिया है रेस्क्यू इदारों ने, लेकिन अभी तक जो है थोड़ा सा स्लो है। उसकी वजह यही है कि क्योंकि लोग नीचे दबे हुए हैं कि शायद कोई जिंदा उसके अंदर से निकल आए और जो उनके प्यारों को जो है वो जिंदा मिल जाए। लेकिन ये कि जब ये कंफर्म हो जाएगा, जब वक्त ज्यादा हो जाएगा कि कोई मलबे तले मौजूद नहीं है तो फिर जो है इसके ये जो ऑपरेशन है इसको तेज किया जाएगा। मलबे से जिन लोगों की नाशरी उनमें जमीला बानो, सलमा, फहीम, शिराज के नामों से जो है वो शनाख्त कर ली गई है और एक जो है उसकी शनाख्त नहीं हो सकी है। तो मजमूई तौर पर अब तक जो है 6 मैयतें इस मलबे से निकाली जा चुकी हैं। लेकिन यहाँ के जो इलाका मकीन है और जो मुतासरा इमारत के लोग हैं उनसे हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि 40 से ज्यादा अफराद जो हैं वो उनके दबे होने का खदशा है इस इमारत के मलबे तले। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब्दुल कदीर राना हमारे साथ मौजूद थे। कराची के इलाके लियारी में गिरने वाली इमारत का मलबा हटाने के लिए ऑपरेशन जारी है। इसी पर मजीद बता रहे हैं अब्दुल कदीर राना। आज बिल्कुल मैं उसी जगह मौजूद हूँ लियारी के इलाके में जहाँ पर गुज़िश्ता रात जो है वो इमारत गिरी थी। कैमरामैन फैज़ान से कहूँगा कि वो ये गली दिखाए बिल्कुल जहाँ पर ये इमारत गिरी है। इमदादी कार्रवाइयाँ अभी तक जारी हैं मुसलसल, जहाँ से जो है अभी तक जो है जो तस्दीक शुदा बात की गई है तकरीबन 2 लाशें जो हैं वो निकाली गई हैं। लेकिन यहाँ के जो इलाका मकीन हैं और जो बाज़ इदारे हैं उनका ये कहना है कि तकरीबन जो है 40 से 50 अफराद जो हैं वो मलबे तले दबे होने का खदशा है। इस वक्त यहाँ के इमारत के जो मुतासरीन हैं उनके लवाहिकीन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा बताएं, ये तो आपका कौन रहता है इस इमारत के अंदर? मेरा चाचाजाद भाई है, उसका बेटा है और मेरी बहन है, मेरी भाभी है। ये तीनों अंदर अभी तक अंदर ही है रात से। अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ हैं कहाँ नहीं है। हैं भी अंदर नहीं है, हैं तो अंदर ही, मगर उनका अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा कि कहाँ है।
اب وہ گورنمنٹ لگی ہوئی ہے ملبہ ہٹا رہی ہے, اگر وہ ہٹ جائے تو پتہ چلے. ابھی بھی کچھ بندے, بہت سارے بندے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں, اندر تقریباً 15-20 بندے ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں. اب دیکھیں وہ گورنمنٹ لگی ہوئی ہے کیا کرتی ہے, نکالتی ہے کہ کیا کرتی ہے. یہ یہاں کے جو ہے لواحقین جن کے اس ملبے جو عمارت ہے اس کے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں, جن کا کہنا ہے کہ یہ کراچی کے اندر سینکڑوں عمارتیں ایسی ہیں جو ایس بی سی اے نے خود جو ہے مخدوش قرار دی گئی ہیں, اور اس علاقے کے اندر بھی ایسی, اگر کیمرہ مین دکھا سکتا ہے تو اس طرف یہ بالکل ایک عمارت ہے, بالکل یہ بالکل مخدوش نظر آتی ہے اور بالکل چھوٹی چھوٹی تنگ گلیاں ہیں یہاں پر, اور اس کے علاوہ یہ عمارتیں بھی انتہائی کمزور دکھائی دیتی ہیں. حکومت کو چاہیے کہ جتنی بھی عمارتیں جو ہے مخدوش ہیں یا خطرناک قرار دی گئی ہیں انہیں فوری طور پر خالی کرایا جائے اور ان کو منظم کر کے نئی جو ہے وہ تعمیر کی جائے تاکہ لوگوں کی جانیں جو ہیں وہ بچ سکیں. جی بہت شکریہ عبدالقدیر رانا. گزشتہ رات کراچی کے علاقے لیاری میں گرنے والی عمارت کے متاثرین شدید مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں. متاثرین کا کہنا ہے کہ ہمیں عمارت خالی کروانے کا کہہ دیا گیا مگر متبادل رہائش کا انتظام نہیں کیا گیا. جب بلڈنگ گر چکی تو پھر میں آیا, دیکھا تو یہاں سب ایک دوسرے پہ پڑے ہوئے یہ تھا, کیونکہ میں تو یہاں موجود تھا ہی نہیں. یہ بلڈنگ تو پہلے کی ہے, میرے کو اس بلڈنگ میں آتے ہوئے برابر والی بلڈنگ میں 4 سال ہوئے. یہ بلڈنگ تو 30 سال پرانی ہے, 35 سال پرانی ہے نا. اب یہ پتہ نہیں کہ کس طرح گرا کہنے. 4 مہینے پہلے نوٹس دیا تھا کہ بلڈنگ خالی کرو. خالی کرنے کے بعد انہوں نے نا پہلے ایک جھٹکا آیا, پھر دوسرا جھٹکا آیا, پھر آہستہ آہستہ نا عوام نکلنا شروع ہوئی ہے. پھر ان لوگ نے نا 3:30 بجے جگہ خالی کر دی تھی سامان, جو پھر ان لوگ آئے مغرب کے بعد سامان لینے کے لیے, تو یہ 8:35 پہ یہ بلڈنگ گر گئی ہے. دی تھی کہ خالی کر لو, تو ان لوگ نے کوئی ان کی نوٹس کی بات نہیں مانی, اور یہ تقریباً 35 سال پرانی بلڈنگ ہے, اور ان کے برابر میں میرے 2 بیٹے الحمدللہ اللہ نے بچا لیا انہیں اور صحیح سلامت ہے. تقریباً 7:45 مغرب کے فوراً بعد تو بردن مچ گئی, دھواں ہو گیا تھا, لائٹ بند ہو گئی, تفرہ ہو گئی پورا علاقہ. میں اس بلڈنگ میں رہتا ہوں, سامنے والی بلڈنگ میں. نیچے اترا تو بہت عوام بھری ہوئی تھی. اس ٹائم کوئی بھی نہیں تھا, جس ٹائم یہ ہوا ہے واقعہ کوئی بھی نہیں تھا. جب ابھی واقعہ ہے تو سب آ گئے, یار یہ کر دو وہ کر دو. جب نوٹس آپ نے دیا ہے مجھے تو آپ کا فرض ہے نا کہ خالی کروا کے جان چھڑائے. بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے اب آپ کو بتائیں کہ پرائیویٹ اسکول مالکان فیس وصولی سے دستبردار ہوئے. چھٹیوں کے باوجود والدین کو فیس ادا کرنے کے نوٹس پہ نوٹس بھجوائے جا رہے ہیں. 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان والدین ذہنی اذیت کا شکار ہو گئے. اسکول بند, عمارتیں خالی, بجلی کا بل دینے کی فکر نہ ہی کوئی اور جھنجھٹ. پھر بھی مالکان گھر بیٹھے طلبہ سے فیسیں بٹورنے پر بضد. کئی سالوں سے کروڑوں روپے کماتے اربوں پتی اسکول مالکان کو اپنی دکان بند ہوتی دکھائی دی تو جیسے ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے. ایسے آپے سے باہر ہوئے کہ قابو میں آنے کا نام ہی نہیں لے رہے. بس ایک ہی دھن سوار ہے, کیسے بیچارے والدین کی گردن پر چھری رکھ کر گھر بیٹھے طلبہ کی اسکول فیسیں وصول کی جائیں. کرونا وبا اور لاک ڈاؤن سے پریشان والدین اسکول کی جانب سے فیس کے مطالبے پر سر پیٹ کر رہ گئے. حالات کے ستائے غریب والدین کہتے ہیں پہلے ہی روٹی پوری کرنا دشوار ہو رہا ہے, ایسے میں اسکول کی فیسیں کیسے ادا کریں. اسکول مالکان کو تو کوئی فکر ہی نہیں, بس لب ہلتے ہیں اور مطالبہ سامنے آ جاتا ہے. ساتھ ہی دھمکی بھی رکھی ہوتی ہے, جائیں تو کہاں جائیں. کرونا کے باعث روزگار کا بیڑا غرق ہو کر رہ گیا ہے. اسکول مالکان نے فیس مانگ کر والدین کو مزید تشویش میں مبتلا کر دیا. والدین کہتے ہیں کہ موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے مالکان کو فیس معاف کر کے والدین کا بوجھ کم کرنا چاہیے. جو ہے تو غریب عوام پہ آتا ہے, مطلب لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں بند ہیں, وہ پے نہیں کر سکتے, تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ کچھ جو ہیں تو مطلب اپنی طرف سے سبسڈی دے, اور کچھ پرائیویٹ اسکول مالکان کو چاہیے کہ وہ بھی غریب عوام کو ریلیف دے اپنے اسٹوڈنٹس کو. یہ تو بہت غلط ہے, کیونکہ بچے گھر میں ہوتے ہیں, یہ لوگ فیس مانگتے ہیں نا, یہ تو بس بہت وقت سے ایسے ہو رہا ہے. جیسے کہ گرمی کی چھٹی کی فیس مانگتے ہیں تو اس وقت حکومت نے کچھ نہیں کیا, تو بس ابھی بھی یہ لوگ ویسے کر رہے ہیں کہ بچے گھر میں ہوتے ہیں یہ لوگ فیس مانگتے ہیں, تو بہت غلط ہے. بہت حکومت کو چاہیے کہ اس کے خلاف ایکشن لے. ناجائز مطالبہ کیا انہوں نے جی. ابھی لاک ڈاؤن دیکھیں, لوگوں کو روزگار نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, فیسیں کیسے زیادہ دیں. ابھی بھی جتنی فیسیں بقار ان کو چاہیے معاف کرے, غریب لوگوں کو بالکل فیسیں معاف کر دے. کیوں غریب لوگوں کا یہ بوجھ کم ہو جائے گا. اب یہ کہتے ہیں فیسیں زیادہ کرو, فیسیں غریب لوگ کہاں سے دیں گے. کاروبار کا حال برا ہے, ہر بندہ رو رہا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے. یہ کہتے ہیں کرونا کی وجہ سے ہر بندہ پریشان ہے, تو فیسیں کہاں سے زیادہ دے. آپ خود انصاف کریں. تو اس لیے ہمیں ہے نا کہ ان ٹیچروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ
कि जिन टीचरों का मतलब चूल्हे जल रहे हैं और है ना कि हमारी इसके ऊपर फीसों के ऊपर उनके चूल्हे जलते हैं, तो उनके भी बच्चे हैं छोटे, अगर हम नहीं देंगे तो वो भी है ना कि मालिकान फिर उनको फीस कहाँ से, सैलरियाँ कहाँ से देंगे। तो इस वजह से चाहिए कि है ना कि हम इस सख्त हालात में अगर हम गरीब लोगों का ख्याल रखते हैं, अपने महल्ले में हमसायों का, तो हमें चाहिए कि हम उन टीचरों का भी ख्याल रखें जिनकी वजह से हमारे बच्चों की ज़िंदगियाँ जो है ना वो बेहतर होती हैं। और अब कुछ बात करेंगे आटा बहरान की। आपको बताएं कि आटे की तरसील बंद होने से पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में आटे का बहरान पैदा हो गया है। आटा ना होने की वजह से स्टॉक किया हुआ आटे का दाम जो है वो महंगा हो गया है और महंगे दामों फरोख्त किए जाने लगा है। इस वक्त पेशावर से हमारे नुमाइंदे अवैस महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उन्हीं से जान लेते हैं। अवैस, बताइएगा क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, पंजाब से गंदम की तरसील बंद होने से खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो आटे का बहरान जो था वो सर चढ़ कर बोल रहा था, लेकिन अभी जो है आटा जो है वो वाफर मिकदार में मौजूद है। मैं इस वक्त एक दुकान में मौजूद हूँ, अगर मेरा कैमरामैन आपको बता सकते तो यहाँ पे जो है वो वाफर मिकदार में आटा मौजूद है। बोरियाँ जो हैं वो पड़ी हुई हैं, जो ननबाई हज़रात इस्तेमाल करते हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन आटा जो है वो महंगा हो चुका है। हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से कि आखिर वजूहात क्या है कि आटा जो है वो महंगा हो चुका है, वाफर मिकदार में मौजूद है, लेकिन उनसे बात करते हैं कि इसका मसला क्या है। अच्छा सर, क्या कहेंगे, आटा वाफर मिकदार में मौजूद है, आ भी रहा है, तो इसका वजूहात क्या है? जी बिल्कुल, आटा तकरीबन 20 किलो जो केजी है वो तकरीबन 130 रुपये से लेके 150 रुपये महंगा हुआ है, और जो ननबई 85 किलो फ़ाइन है वो 500 रुपये महंगा हो चुका है। इसकी मेन वजह ये है कि अटक चेक पोस्टों पे उन्होंने मुकम्मल पहले पाबंदी लगा दी थी, और दूसरा ये कि पंजाब के फ्लोर मिलों को गंदम नहीं मिल रहा था, उन पर बिल्कुल गंदम की पाबंदी लगाई दी थी वफाकी गवर्नमेंट ने। और चूँकि आपको पता है कि KPK का 80% जो आटा है ये हमारा पंजाब से आता है। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका भी यही कहना है कि आटा जो है वो वाफर मिकदार में आ रहा है, लेकिन जो चेक पोस्ट है जहाँ से आता है आटा वहाँ पे जो है वो कीमतें बढ़ाई गई हैं, जिसकी वजह से ये भी जो है वो आटा की कीमतें बढ़ाने के लिए जो है वो दे रहे हैं। शुक्रिया अवैस महमूद। आटे की बढ़ती हुई कीमत के बाद पेशावर के नानबाई एसोसिएशन ने रोटी की कीमत में एक बार इजाफे का ऐलान कर दिया है, बता रहे हैं अदनान शाहिद। जी अदनान। जी, अशिया खुरोनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा तो जारी है। अगर फलों की बात करें या सब्जियों की बात करें तो वो भी जो मुकर्रर करदा निर्ख हैं उस पर फ़रोख्त नहीं की जा रही। और दूसरी जानिब अगर बात करें नान रोटी की तो उसमें भी इजाफे का ऐलान नान रोटी एसोसिएशन की जानिब से कर दिया गया है, और अब सादा रोटी 10 रुपये की जबकि नान जो है 15 रुपये में दस्तयाब होगा। शहरी यहाँ पे जो कि नान रोटी ख़रीदारी के लिए आए हैं उनसे हम पूछते हैं, जी आप बताइएगा क्या कहना चाहेंगे, यहाँ नान रोटी की ख़रीदारी के लिए आए हैं, क्या कहेंगे कितना एक मुश्किल हो जाएगा गरीब आदमी के लिए? ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ये अवाम का ये पेट काट रहे हैं, ये रेट से रेट बढ़ाई जा रहे हैं, खान साहब को पता लगना चाहिए। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। जी बिल्कुल, देखिए पंजाब से आटे की तरसील हो जाने के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी आटे की किल्लत पैदा हो गई, जिसके बाद जो नानबाई हजरात हैं उन्होंने भी रोटी की कीमतों में इजाफे का फैसला कर दिया है, क्योंकि मार्केट में आटा दस्तयाब नहीं है और जो आटा मार्केट में मौजूद है वो महंगे दामों में फ़रोख्त किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ नानबाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। क्या कहेंगे सर, आटे की कीमत महंगी हो गई है, रोटी बढ़ाने का फैसला किया जा रहा है, क्या मुश्किलात है? मुश्किलात ये जो आटा भी थोड़ा महंगा है ना, 1300 रुपये का बोरी है और 10 रुपये का रोटी है, ये वारा भी नहीं करता है हमके लिए। और जो है गैस भी है, गैस भी थोड़ा महंगा होता है ना, इस वजह से हमको थोड़ा वो नहीं होता है। बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि आटे की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उसमें 130 ग्राम की रोटी जो है वो फ़रोख्त करना जो है वो काबिल कबूल नहीं है। अगर मेरा कैमरामैन आपको बता सके तो इस वक्त भी एक बड़ी तादाद में जो रोटी जो है वो बनाई जा रही है, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जो रोटी का जो ग्राम है उसमें भी कमी देखने में आ रही है, क्योंकि पहले 130 ग्राम की रोटी जो थी वो मार्केट में 10 रुपये की फ़रोख्त हो रही थी। अब जो है आटा महंगा हो जाने के बाद जो है ग्राम में भी कमी आई है और अब 115 ग्राम की जो रोटी है वो तकरीबन बाज़ार में 10 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। मगर जो इनके जो सदर हैं नान भाइयों के, उसकी जानिब से हुकूमत को 2 दिन का वक्त दिया गया था और ये कहा गया है कि 10 तारीख के बाद जो है मुकम्मल तौर पर रोटी की कीमत
कीमतें जो हैं वो 15 रुपए कर दी जाएंगी। आटे की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उसको नुमाया कमी की जाए ताकि जो गरीब अवाम है उसको रिलीफ मिल सके, और जो रोटी की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं वो वापस अपने ही मुकर्रर रेट्स पर जो है वो फरोख्त की जा। बहुत शुक्रिया। अदनान शाहिद हमारे साथ मौजूद थे। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मुख्तलिफ इलाकों में पानी की किल्लत का मसला फिर से शिद्दत इख्तियार कर गया। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल गनी काकर। वादी कोयटा में मनसूबाबंदी के फुकदान और मुतलका सरकारी महकमों की बेहिसी के बायस शहर में पानी की अदम दस्तियाबी का मसला यूं तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस अहम नोयत के अवामी मसले ने शहर में अब इस कदर शिद्दत इख्तियार कर ली है कि अक्सर इलाकों में शहरी पानी के बूंद बूंद को तरसने पर मजबूर हो गए हैं। शहरी कहते हैं कि सरकारी ट्यूबवेलों से पानी की बाकायदगी से सप्लाई न होने के बायस उन्हें मजबूरन महंगे दामों निजी वाटर सप्लाई स्कीमों से पानी खरीद कर इस्तेमाल करना पड़ रहा है। पीने का पानी तो यहाँ पे कोयटा में बिल्कुल नापैद हो गया है। दूर दूर से हम इस फिल्टर पर आते हैं, इधर से भरते हैं। अभी मैं खुद सेटेलाइट टाउन से आया हूँ, वहाँ के बरबोर सारे खुश्क हो गए। छोटा मोटा अगर गुजारा होता है तो वहाँ का मकामी काउंसलर और वो जो पानी के सुपरवाइज़र होते हैं उनका गुजारा हो जाता है, ज़रूरत पूरी हो जाती है, घरों को नहीं मिलता। जो पानी आ रहा है टैंकर माफिया की तरफ से आ रहा है। टैंकर माफिया अपना जो है पैसे कमा रही है और डबल पैसे चार्ज कर रही है, जिसकी वजह से आम जो गरीब अवाम है उसको मुश्किलात का सामना है। कोयटा के मरकजी हिस्से समेत नवाही इलाकों में पानी की इस शदीद किल्लत की एक अहम वजह शहर में कायम वो गैर कानूनी वाटर सप्लाई स्कीमें भी हैं जो कमर्शियल बुनियादों पर पानी निकाल कर आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर रही हैं। 1 साल से ऊपर हो गए हैं, काउंसलर के पास जाते हैं, वो बोलते हैं वासा के पास जाए, वासा के पास जाते हैं तो आपने बोलते हैं काउंसलर को पकड़ो, उन्हों को बोलें, वो आएंगे एप्लीकेशन देंगे। अभी मजबूर हो गए, हम किसी के पास नहीं जाते हैं, अल्लाह के आसरे पे छोड़ दिए। पानी की शदीद किल्लत के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों ने एहतजाज भी किया है, मगर मुतलका हुकाम अवाम के इस दरीना मसले के हल के लिए कोई किरदार अदा नहीं कर रहे हैं। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकर, सच न्यूज, कोयटा। मुल्क भर में पेट्रोल के हुसूल के लिए शहरी बारे बारे फिर रहे हैं। शहरी कहते हैं कहीं पेट्रोल दस्तयाब नहीं तो कहीं पेट्रोल मालिकान ने पेट्रोल देने की हद मुकर्रर कर दी है। तो 2 घंटे हो गए और 2 घंटे खड़ा रहा, अभी नंबर आया तेल डलवा दिया है। हुकूमत से गुजारिश है कि ये बहरान जो ये ख़त्म कर दें, इनकी बड़ी मेहरबानी होगी। एक तो हम पहले से रुले हुए हैं और ऊपर से ये पेट्रोल का मसला है, आटे का मसला है और भी कुरान वगैरह का मसला है, तो हुकूमत को चाहिए कि मेहरबानी करके इस मसले को हल कर दें। और ये हर पैसों पम्प में मिलते हैं, लेकिन और पंपों में कोई भी नहीं है, लेकिन मीटर लगे हुए आज बोलते नहीं है। क्यों नहीं डालते, क्यों एक्शन नहीं ले रहे? हम इतना भीड़ जमाए, देखो इतना भीड़ जमाए, हम बोतल भी नहीं देते और 200 रुपये ज़्यादा नहीं डालते। हम काम कर रहे TCS वालों में और मैं ड्यूटी करता हूँ सदर में, 1 घंटा खड़ा हूँ और फिर जाके पहुँच के वो ख़त्म हो गए। ये सब ट्रांसपोर्ट बंद हो गई है, जो लोग बीमार आ रहे हैं डॉक्टरों के पास, अस्पताल जा रहे हैं, जो मुसाफिर आ रहे हैं अपने घरों पर, तो उनको सबको मुश्किलात हो रही है। जब पेट्रोल महंगा हो जाता है तो ये बेचते हैं, अब सस्ता हो गया, इनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है और अब ये नहीं बेच रही, ये तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी है, बिल्कुल। हाँ, ये देखें, मैं आज सुबह दफ्तर के लिए घर से निकला हूँ 8 बजे और सारे पेट्रोल पंप छान मारे हैं, लेकिन मुझे पेट्रोल नहीं मिल रहा। अभी मेरे गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, मोटरसाइकिल में, अभी मैं पैदल गाड़ी के साथ पैदल जा रहा हूँ। मुल्क भर में इस वक्त 48 अजला में टिड्डी दल मौजूद है। बलूचिस्तान के 33, खैबर पख्तूनख्वा में 9, पंजाब में 2 और सिंध के 3 अजला मुतासर हैं। मुल्क भर में टिड्डी दल के वार जारी, NDMA की जानब से तफसीलात जारी कर दी गयी। चारों सूबों के 48 अजला टिड्डी दल से मुतासर हैं। NDMA के मुताबिक बलूचिस्तान के 33 अजला, पंजाब के 2, सिंध के 3 और KPK के 10 अजला में टिड्डी दल मौजूद है। कौमी इदारा बराए नागहानी सूरत हाल के मुताबिक बलूचिस्तान में खिजदार, आवारान, नौशक्की, चागी, ग्वादर, अथल, कैच, पंजगोर, खारान और कोयटा के अलावा दीगर अजला भी मुतासर हैं, जबकि KPK में डेरा इस्माइल खान, टांक, शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान, लकी मरवत, कर्क, कोरम, औरकजई और खैबर के अजला मुतासर हैं। NDMA के मुताबिक पंजाब में डेरा गाजी खान और मियाँ वाली में टिड्डी दल मौजूद है, जबकि सिंध में मीरपुर खास, थरपारकर, टंडू अलायार, जामशोरो और शहीद बेनज़ीर आबाद में टिड्डी दल के हमले जारी हैं। दूसरी जानब टिड्डी दल के मुतासर इलाकों का सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन भी जारी है। NDMA के मुताबिक 1122 टीमों ने लोकेस्ट कंट्रोल ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,55,000 हेक्टेयर रकबे का सर्वे हुआ, जबकि 24 घंटों में 4,803 हेक्टेयर रकबे का टिड्डी दल को तल्फ करने वाली अद्वियात के जरिए स्प्रे किया गया।
NDMA के मुताबिक बलूचिस्तान में 3400 हेक्टर रकबे पर स्प्रे किया गया। पंजाब में 30 हेक्टर, खैबर पख्तूनख्वा में 1100 हेक्टर रकबे की ट्रीटमेंट की गई। अब तक पूरे मुल्क में 5,29,300 हेक्टर रकबे पर स्प्रे किया जा चुका है। NDMA के मुताबिक पेशीन में 340 हेक्टर रकबे पर हवाई जहाज के जरिए कीमियाई स्प्रे भी किया गया। कामरान चौधरी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। अहम खबर से आपको आगाह करें, नवाबशाह में टिड्डी दल ने फिर यलगार कर दी। टिड्डी दल लश्कर ने खड़ी फसलों को तबाह कर दिया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दल को देखकर शहरी इंतहाई परेशान हैं और कई देहातों में सैकड़ों एकड़ पर फैली ज़रई अजनास तबाह हो चुकी हैं। नवाबशाह से आपको खबर दे रहे हैं, जहां टिड्डी दल ने यलगार कर दी है और खेतों के साथ साथ शहरी इलाकों में भी दाखिल हो गई है। सच टीवी की नेकी की टोकरी को शहर शहर सराहा जा रहा है। शहरी कहते हैं कि इस मुश्किल दौर में थोड़ी सी ही सही किसी मुस्तहिक की मदद किसी नेमत से कम नहीं। दूसरों को भी इससे सबक सीखना चाहिए। सच टीवी वालों ने जो ये अपना एक प्रोजेक्ट शुरू किया है नेकी की टोकरी, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। सच टीवी की इस काविश को मैं और पूरा पाकिस्तान सलाम पेश करता है। सच न्यूज़ की तरफ से बहुत अच्छी काविश है गरीबों के रिलीफ के लिए कि नेकी की टोकरी, हम अगर 4 रोटियां लेते हैं तो एक उसमें से या 2 गरीबों को दे दें तो उससे बड़ा रिलीफ मिलता है। अल्लाह ताला भी राज़ी होता है और ये सच न्यूज़ की मेहरबानी है कि ये सारा कुछ कर रहे हैं। जी देखिए जी, हम सच न्यूज़ का बेहद मशकूर है, इनका शुक्रिया अदा करते हैं जिनकी कवरेज की वजह से आज जगह जगह पर नेकी की टोकरी है जो रखी जा रही है, जहाँ पर लोग हैं जो बिल्कुल गरीब लोग हैं जो दिहाड़ीदार हैं, वो अपनी वहाँ से रोटी जितनी उनको हस्बे ज़रूरत है वो अपनी रोटी वहाँ से ले सकते हैं। देखें ये जो सच न्यूज़ की काविश है नेकी की टोकरी, कोई भी बंदा अगर कुछ 4 रोटियाँ लेता है, 5 रोटियाँ लेता है, 6 रोटियाँ लेता है, तो अगर एक रोटी के पैसे उसकी सच की नेकी की टोकरी में डाल आता है तो उससे अगर कोई गरीब खाना खा लेता है तो बहुत अच्छी काविश है, इस पर होना चाहिए। सच न्यूज़ की ये एक अच्छी काविश है कि अगर हम 5 रोटियाँ लेते हैं और एक रोटी अगर हम उसके पैसे किसी गरीब आदमी को दे देते हैं तो ये सदका जारिया भी है और सच न्यूज़ की एक बहुत बड़ी काविश भी है जिसके ज़रिए गरीब आवाम को कुछ खाने को मिल सकता है। सच टीवी चैनल ने नेकी की टोकरी का जो एक काबिल तहसीन सिलसिला शुरू किया है वो न सिर्फ काबिल सताइश है बल्कि दीगर लोगों को भी आगे आना चाहिए और इनका भरपूर अंदाज से साथ देना चाहिए। सच टीवी ने जो सिलसिला शुरू किया है नेकी की टोकरी का, मैं इन्हें अप्रिशिएट करती हूँ कि वो सफ़ेद पोश लोगों की हेल्प कर रहे हैं और हुकूमत के लोग और NGO और सियासतदान से भी गुजारिश है वो भी इसी तरह सफ़ेद पोश लोगों की हेल्प करें। जो गरीबों की हमदर्दी के लिए और गरीबों की इमदाद के लिए ये जो नेकी की टोकरी का सिस्टम रखा हुआ है, तो मेहरबानी करके इस नेकी की टोकरी में अपना हिस्सा डालें। मैं भी अपना हिस्सा डालूँगा। सच टीवी ने जो ये एक बहुत अच्छा इक़दामात नेकी की टोकरी को सर अंजाम दिया है, हम इनके इस ऐसा इक़दाम को सराहते हैं। इससे गरीब सफ़ेद पोशा लोगों को रिलीफ मिलेगा। की टोकरी दाई तक इंतजाम किते उन्हें किते गरीब आवाम को जे रहने से बहुत अच्छा रिलीफ मिसी, उन्हें को दूर टाइम का खाना भी मिल वैसी। ये सच टीवी वाले ने बहुत शुक्रिया अदा करें। मारूफ आलिम दीन सेनेटर धीमे मिजाज के मालिक अल्लामा अब्बास कुमैली को गुजरे 1 बरस बीत गया। अल्लामा अब्बास कुमैली सियासी और मजहबी जिम्मेदारी को निभाते हुए मुसलमानों में हमेशा यकजहती का दर्स दिया। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा कहते हैं कि मरहूम अब्बास कुमैली की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। अता हुसैन की रिपोर्ट। मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताबत हो या किसी टीवी शो में अल्लामा अब्बास कुमैली ने हमेशा हर मसलक से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए एहतराम की तलकीन करते हुए फ़िरका वारियत को मुल्क के लिए नासूर करार दिया है। मुमताज़ आलिम दीन और जाफिया लाइन्स के बानी और सरबरा अल्लामा अब्बास कुमैली कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पड़ोसी थे। वो 1942 में कराची के इलाके खारदर में वाक़े कायद-ए-आज़म के घर वज़ीर मेंशन के सामने वाले घर में पैदा हुए, जबकि वो कायद-ए-आज़म के रिश्तेदारों में से एक थे। अल्लामा अब्बास कुमैली ने अल्लामा रशीद तुराबी से दस्ते फैज़ हासिल किया। अल्लामा अब्बास कुमैली जाफिया अलायंस पाकिस्तान और फ़लस्तीन फाउंडेशन के बानी सरपरस्त अरकान भी रहे। उलमा कराम कहते हैं कि अल्लामा अब्बास कुमैली ने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए जद्दोजहद की। अच्छाई करने वालों की मेहनत को अल्लाह कभी ज़ाया नहीं जाने देता। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, तुम में से अच्छा मुसलमान वो है
जो दूसरे लोगों के लिए अच्छा हो। हमारे ममलकत खुदादाद पाकिस्तान में तमाम मसालिक के उलमा अपनी जिम्मेदारियां बहुसने खूबी अंजाम दे रहे हैं। एक आलिम का इस दुनिया से जाना पूरे आलम के लिए मौत होती है। ये वो शख्सियत कि जो पाकिस्तान बनने से पहले, पाकिस्तान बनाने में, पाकिस्तान बनाने वालों के साथ और उसके बाद पाकिस्तान को चलाने वालों उनके साथ, यानी आपकी हमें जहर शख्सियत। जाफरी अलायंस के जनरल सेक्रेटरी शब्बा रज़ा कहते हैं, अल्लामा साहब हमेशा कहते थे कि पाकिस्तान को कायदे-ए-आज़म के असूलों पर कायम रहना चाहिए, इंतशार को ख़त्म और इस्लाम दुश्मनों से होशियार रहना चाहिए, और इसके लिए अल्लामा साहब ने न सिर्फ कुर्बानी दी बल्कि अमली जद्दोजहद भी की। अल्लामा अब्बास कुमैली साहब की शख्सियत के बारे में कुछ कहना दरअसल सूरज को चराग दिखाने के मुतरादिफ है। अल्लामा अब्बास कुमैली साहब की शख्सियत सालों में नहीं बल्कि सदियों में पैदा होती। ये वो शख्सियत थे जिन्होंने न कि खाली इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए बल्कि इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब के लिए भरपूर जद्दोजहद की और अपनी आखिरी सांस तक वो इस जद्दोजहद के अंदर शामिल रहे। अल्लामा अब्बास कुमैली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से सेनेटर भी रहे। MQM बहाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार भी अल्लामा अब्बास कुमैली की खिदमात को सराहते हैं। फारूक सत्तार कहते हैं, अल्लामा अब्बास कुमैली ने दहशतगर्दी के खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ बुलंद की। मोहतरम अल्लामा अब्बास कुमैली साहब सिर्फ एक मजहबी स्कॉलर और जाकिर ही नहीं थे, सच्चाई और हद गोई का पैकर थे, और सियासी तौर पर उनका तदब्बुर उस वक्त सामने आया जब MQM ने उन्हें अपना सेनेटर बनाया। पूरे अपनी सेनेटरशिप के दौरान उन्होंने इस बात को महसूस नहीं होने दिया कि वो किसी एक सियासी जमात के नुमाइंदा है। अल्लामा अब्बास कुमैली के 42 साला साहबजादे मौलाना अली अकबर कुमैली को सितंबर 2014 में उनकी फैक्ट्री के बाहर फायरिंग करके शहीद कर दिया गया था। कैमरामैन एहसन रज़ा के हमरा अता हुसैन, सच टीवी, कराची। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि अमेरिका में स्याह फॉर्म चार्ज फ्लाइट की हलाकत के खिलाफ 13वें रोज भी मुजाहरे जारी हैं। मुजाहिरीन स्याह फॉर्मों की गुलामी की अलामतें तहस नहस करने लगे। व्हाइट हाउस की दीवार पर मुजाहिरीन ने हलाक होने वाले स्याह फॉर्मों की याद में कार्ड्स आवेजा कर दिए हैं। Police! No justice! No peace! End racism! Police! We cannot submit! We cannot submit! We cannot submit! 25 मई को पुलिस के हाथों जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के बाद अमेरिका भर में मुजाहरे जारी हैं। वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क, वर्जीनिया समेत दीगर शहरों में होने वाले एहतजाज में हजारों अफराद ने शिरकत की। रिपब्लिकन के सेनेटर मट रोमनी भी स्याह फॉर्मों से इज़हार यकजहती के लिए वाशिंगटन DC में होने वाले एहतजाज में शरीक हुए। मुजाहिरीन ने जॉर्ज फ्लॉयड के साथ रवा रखे गए सलूक पर आवाज बुलंद करने के साथ साथ पुलिस इस्लाहात पर जोर दिया। वर्जीनिया के रिचमंड में मुजाहरों के दौरान कन्फेडरेट के जनरल का मुजस्समा उखाड़ कर फेंक दिया। व्हाइट हाउस के बाहर जंगले पर हलाक स्याह फॉर्मों की याद में कार्ड्स आवेजा कर दिए गए हैं। अमेरिका में होने वाले एहतजाज में मुजाहिरीन मुतालबा कर रहे हैं कि नस्ल परस्ती के खात्मे और जॉर्ज फ्लॉयड के लवाहिकीन को इंसाफ फराहम किया जाए। स्याह फॉर्म की हलाकत के बाद अमेरिका में सियासत का रुख भी बदल दिया। रिपब्लिकन पार्टी के सरकर्दा अफराद ने दोबारा सदारत के उम्मीदवार ट्रंप को वोट न देने का ऐलान कर दिया है। मुजाहिरीन से ताकत के जरिए निपटने का तरीका सदर ट्रंप के गले पड़ गया। रिपब्लिकन के सरकर्दा अफराद आइंदा सदारती इलेक्शन में ट्रंप को वोट नहीं देंगे। साबिक सदर जॉर्ज बुश, साबिक वजीर खारजा कोलिन पावल और सेनेटर मिट रोमनी भी ट्रंप के खिलाफ डट गए। साबिक सदर जॉर्ज बुश ने वाजे किया है कि वो सदारती इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को वोट नहीं देंगे। अमेरिका के साबिक वजीर खारजा कोलिन पावल ने सदर ट्रंप को पक्का झूठा करार देते हुए कहा है कि वो इस बार डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन को वोट देंगे। रिपब्लिकन सेनेटर मिट रोमनी ने भी दो टोक अंदाज में कह दिया वो सदर ट्रंप के हामी नहीं। मिट रोमनी वाहिद रिपब्लिकन सेनेटर हैं जिन्होंने सदर ट्रंप के मुआवजे के हक में भी वोट दिया था। मिट रोमनी वाशिंगटन में नस्ल परस्ती के खिलाफ मुजाहरे में भी शरीक हुए। सदर ट्रंप ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाशिंगटन में फौज बुलाई थी।
और मुजाहिरीन को कुचलने और पीछे धकेलने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया गया था। और अब कुछ बात करेंगे मकबूजा जम्मू कश्मीर की। तो आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी है। काबिज भारतीय फौज ने शोपियां में मजीद 4 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। 24 घंटे के दौरान शोहदा की तादाद 9 हो गई। मकबूजा वादी में काबिज भारतीय फोर्सेज के जबर तशद्दुद और रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। भारतीय फौजियों की वर्दी में मलबूस RSS के हिंदू इंतहा पसंद गुंडों ने मजीद 4 कश्मीरी नौजवानों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। 24 घंटों के दौरान शहादतों की तादाद 9 तक जा पहुंची है। चारों नौजवानों को जिला शोपियां के इलाके पिंजौरा में घर घर तलाशी और मुहासरे के दौरान निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता रोज 5 नौजवानों को भी इसी इलाके में शहीद किया गया था। कश्मीर जन्नत नज़ीर वादी में ज़राए मवासलात ताहाल ब्लॉक हैं, जिसके बाद कश्मीरियों का बैरूनी दुनिया से राब्ता ताहाल मुनक़ता है। टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट और सेटेलाइट सर्विसेज मुकम्मल बंद हैं। खुराक और अद्वियात की किल्लत भी कश्मीरियों के लिए एक मुस्तकिल परेशानी बनकर रह गई है। उधर काबिज फोर्सेज की जानब से श्रीनगर, बारामूला, बांडीपुरा, गांदरबल, बडगाम, इस्लामाबाद, पुलवामा, गुलगाम, रामबान, राजवाड़ी, पूंछ, किश्तवाड़ा, डोडा और दीगर इलाकों में जबरदस्ती घरों में घुसकर खवातीन और बच्चियों को तंग करना और तलाशी लेने का सिलसिला जारी है। आर्मी बरादरी दुनिया के मुनसिफ और महज़ब अक़वाम कश्मीरियों पर होने वाले मज़ालिम पर अपने अपने मफादात की खातिर खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। जिहाद इस्लामी फ़लस्तीन के साबिक सरबराह रमज़ान अब्दुल्ला को दमिश्क में सुपुर्द खाक कर दिया गया। हमास समेत दीगर तंजीमों ने वफात पर अफसोस का इजहार करते हुए तहरीक जारी रखने के अज़्म का इआदा किया है। जिहाद इस्लामी फ़लस्तीन के साबिक सरबराह रमज़ान अब्दुल्ला तवील अरसे से दिल और गुर्दे के मर्ज में मुब्तला थे। दमिश्क के अस्पताल में जिंदगी की बाजी हार गए। रमज़ान अब्दुल्ला गजा यूनिवर्सिटी में माशियात के प्रोफेसर और जिहाद इस्लामी फ़लस्तीन के बानियों में से एक थे। उन्होंने जिहाद इस्लामी के बानी सरबराह फतह शिकाकी की शहादत के बाद 1995 में तंजीम की सरबराही संभाली थी। फ़लस्तीनियों की हमायत और इसराइल के खिलाफ जिद्दोजहद में मौसर किरदार की वजह से रमज़ान अब्दुल्ला अमरीकी खुफिया अदारे FBI को मतलूब थे। रमज़ान अब्दुल्ला 1993 से 1995 तक जनूबी फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में मिडिल ईस्ट स्टडीज के प्रोफेसर भी रहे। उन्हें अंग्रेजी और इब्रानी जुबान पर पूरा अबूर हासिल था। जिहाद इस्लामी फ़लस्तीन की जानब से जारी ताज़ियती बयान में रमज़ान अब्दुल्ला को तंजीम का लंबरदार और इस्तिकामत और जिहाद का नमूना करार दिया गया। बयान में कहा गया है कि फ़लस्तीनी काज और इस्तिकामत और जिहाद के मैदान में रमज़ान अब्दुल्ला की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जवाद ज़रीफ ने जिहाद इस्लामी फ़लस्तीन के रहनुमा रमज़ान अब्दुल्ला की रहलत पर अपने गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा है कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी फ़लस्तीनियों की निजात और इसराइल के नाजायज़ कब्ज़े से बैतुल मक़दस की आज़ादी के लिए वक्फ कर दी थी। हिज़्बुल्लाह, लबनान और दीगर फ़लस्तीनी तंजीमों ने भी जिहाद इस्लामी फ़लस्तीन के रहनुमा रमज़ान अब्दुल्ला की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया और जिहाद इस्लामी फ़लस्तीन के साथ हमदर्दी और यकजहती का ऐलान किया गया। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास, हमास के सरबराह इस्माइल हानिया, अल-फतह तहरीक और बाज़ दूसरी फ़लस्तीनी तंजीमों और रहनुमाओं ने भी अपने अलग अलग पैगामात में जिहाद इस्लामी के रहनुमा रमज़ान अब्दुल्ला की मौत पर कौम को ताज़ियत पेश की है। सच न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ रहिएगा।